सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 2019 के क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखेंगे। आज इस पूरे पेपर का हम सलूशन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम में लिख पाएं और आंसर दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया के ये सब सोपान हैं, यानी कि सीढ़ियां हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन, मापन, इन सभी के विषय में मैंने बहुत ही अच्छे से क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, और आप लोगों को पता है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं सभी विषयों के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या सभी को? दोस्तों, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक और समाज हो, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता सभी को होती है। तो ऑप्शन द जो है सभी को, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के पक्ष अगर पूछेगा मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं तो हम बताएंगे 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, जिसे हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं, ज्ञानात्मक, उसके बाद दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो ये 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। अगर यहाँ पर पूछता कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं तो हम क्या बताते? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन के टोटल 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और यही आंसर सही है। और यहाँ पर देखिए, जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है इसके अंतर्गत टोटल 6, जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है इसको 6 वर्गों में बांटा गया। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है इसको 6 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसको 6 पक्षों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 पक्षों में, 6 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 3 ही होगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग होते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन में दिया, लेकिन ये नहीं कहा ना कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भाग होते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में पूछता तो यहाँ पर आंसर 6 सही होता। तो याद रखिएगा कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 ही पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या फिर प्रधानाचार्य। तो आप सभी को पता है कि मूल्यांकन हम किसका करते हैं स्कूल में? किसकी योग्यता का हम मापन करते हैं, या फिर हम बच्चे की ग्रोथ को ही तो देखते हैं स्कूल में, कितना वो किस विषय में कितना अच्छा कर रहा है, खेल में कितना अच्छा जा रहा है, म्यूजिक में कितना अच्छा जा रहा है, या किसी और चीज में उसकी रुचि है तो उसमें कितना आगे जा रहा है। तो हम यही सब चीजें तो बच्चों की देखते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? विद्यार्थी होता है, यानी कि ऑप्शन आ जो है स्टूडेंट, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, एक बार हाफ ईयरली एग्जाम, एक बार एनुअल एग्जाम। तो इस तरीके से तो होता आ रहा था स्कूलों में, आपको पता ही है। सत्र में 3 बार, अब थर्ड मंथली एग्जाम भी होने लगा, उसके बाद हाफ ईयरली, फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम। उसके बाद देखिए सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, और चौथा है सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। यानी कि जब से सत्र प्रारंभ हो रहा है, हर महीने अगर बच्चे का एग्जाम लेंगे हम, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी और वह सभी विषयों को बराबर पढ़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है? 7, 6, 3 या फिर 5। तो राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है पूछा है क्वेश्चन। तो 7, 6, 3 या फिर 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? समस्या की पहचान पहला हो गया, दूसरा है
समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, पांचवा है परिकल्पना व परीक्षण का प्रारूप तैयार करना। इसके अलावा छठवां जो है सबसे लास्ट वो है कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष निकालना। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, आप यहाँ पर मत ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों जो नवाचार होता है यानी कि शिक्षा में हम कौन कौन से नए प्रयोग कर सकते हैं जिससे बच्चों को जो चीजें हम सिखाते हैं, जो बातें हम बताते हैं वो बच्चे आसानी से सीख पाएं, इसीलिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं और नई नई चीजों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु को समझ पाए जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आ अभिक्रमित अनुदेशन भी आएगा, टोली अनुदेशन भी आएगा, यानी कि बच्चों को हम कोई ना कोई निर्देश देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो उसे हम अनुदेशन कहते हैं। और खुली कक्षा कक्ष, ये सभी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या फिर मूल्य आंकना। तो ये जो मूल्य आंकना है यह ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही पूछा होता कि ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, तब यहाँ पर हम आंसर 6 लगाते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में ज्ञानात्मक स्पष्ट रूप से दिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पता है कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो संश्लेषण आता है, विश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, ये सब आते हैं, लेकिन मूल्यांकन नहीं आता है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ब्लूप्रिंट होता है यह एक प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है कि क्वेश्चन पेपर जो आपको बनाना है उसमें कितने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देने हैं, कितने अतिलघुत्तरी देने हैं, कितने लघुत्तरी क्वेश्चन देने हैं और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देने हैं, ये पहले आप क्या करते हो उसको एक ढांचे में लिख लेते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न पत्र की आधारशिला, इसे ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? आपको अच्छे से पता है, मैंने बार बार क्लास में बताया है, जब मैंने आप लोग को पूरा पेपर पढ़ाया था ये, तो मैंने बताया था कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, या समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। यही इसका ध्येय वाक्य है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। यानी कि अगर समस्या हमारी है तो हमें ही उसका क्या करना है? समाधान करना है, हमें ही। अब अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हमें ही उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययण या फिर परिकल्पना या उपकल्पना। तो दोस्तों किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। कोई भी समस्या हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई परिकल्पना करते हैं जिसके माध्यम से हम सोचते हैं कि इसका प्रस्तावित उत्तर या इसका हल क्या हो सकता है। किसी भी समस्या के सामने आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? परिकल्पना के माध्यम से सोचते हैं कि इसका हल कैसे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या फिर सांख्यिकीय विश्लेषण। तो राइट आंसर है निष्कर्ष। हम जो क्रियात्मक शोध का लास्ट स्टेप होता है वो होता है निष्कर्ष निकालना कि वाकई हमने समस्या का सलूशन ढूंढ लिया है और किस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक। तो दोस्तों यह है स्मृति संबंधी प्रश्न। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप लिख पाओगे। स्मृति का मतलब क्या होता है? याददाश्त होता है। अगर आपको इसका आंसर याद होगा तो भी आप क्या करोगे? इसको लिख पाओगे, इसका आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। तो ये जो संस्थाएं हैं, चाहे एनसीसी हो, चाहे स्काउटिंग हो, रेड क्रॉस हो, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास की चीजें जो हो रही हैं, जैसे एनसीसी है, एनसीसी जो कोर्स है इसको करने से आपको पता है कि हम बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं। चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, तो इसमें अगर हमने एनसीसी ज्वाइन किया है अपने कॉलेज में तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें काम आती हैं। डिसिप्लिन वहां पर सिखाया जाता है, आपको बढ़िया से गाइडेंस मिलती है एनसीसी में। स्काउटिंग भी इसी तरीके से है। रेड क्रॉस संस्था है जो हमें
स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देती है। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो मिलान का मतलब क्या होता है? मैच करना। इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, यही आप सॉल्व ही कर रहे हो। और एकांतर पद मतलब कि एक ही शब्द में आंसर लिखना। तो ये सब क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ना, जिसको केवल और केवल एक बार आपको लिखना है, सिर्फ एक शब्द में आंसर लिखना है। जबकि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें आपको उत्तर 50, 60, 70 शब्दों में लिखना होता है। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन सा हो जाएगा बिल्कुल सही। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव प्रतीक से क्या तात्पर्य है? मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है? मापन, किसी भी चीज को मापने के लिए हम क्या करते हैं? किसी ना किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लंबाई हम इंच में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं, लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों? यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मापन प्रतीक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में, वजन को ग्राम में, किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया लिक्विड को हम क्या करते हैं? लीटर में, मिलीलीटर में मापते हैं। तो ये सब क्या है? ये मापन प्रतीक होते हैं कि हाँ, इसी के अकॉर्डिंग हम कहीं भी कोई भी सामान लेने जाएंगे मार्केट में तो हमें किलोग्राम के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है? मापन प्रतीक है। चाहे ये इंच हो, सेंटीमीटर हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, ये सब क्या है? मापन के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। एतयो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होती है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। तो नवाचार आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना, नई नई बातें बच्चों को सिखाना, ये सब भी नवाचार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आपको जो चीजें आपने सीखी हैं अपने जीवन में, जो चीजें आपने अपने विद्यार्थी जीवन में सीखी है, उसे आप उसमें क्या क्या और एडवांस चीजें जोड़ करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं जिससे बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ पाए, विषय को समझ पाए। तो यही होता है नवाचार, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कोरे के अनुसार क्या है, 1953 में इन्होंने ये परिभाषा दी थी, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे निरीक्षक हो, वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। तो क्रियात्मक शोध यही होता है कि हमारे स्कूल में अगर कोई समस्या है, कार्यालय में कोई समस्या है, तो हम क्या करते हैं, उस समस्या को स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। तो क्या है, अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, परिकल्पना क्या है। तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित जो उत्तर होता है, यानी कि जो हमने प्रस्तावित उसका हल सोच रखा है अपने दिमाग में, वही क्या होता है, परिकल्पना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो दोस्तों इसमें बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। जैसे बच्चों को हम जब लिखित परीक्षा लेते हैं बच्चों की, उसमें वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों का ज्ञान कितना है, कितना दृढ़ है, कितना उन्होंने सीखा है।
पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है, बालक में मौलिकता का विकास होता है, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन-कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। तो समाज के लिए जिन कारणों से मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है वे सामान्य रूप से निम्नलिखित है। तो समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है और समाज शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रयास कर सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है कि मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है तथा सबका आधार शिक्षा व्यवस्था ही है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जो मूल्यांकन है वो किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, किसी भी देश के में समाज की प्रगति के लिए क्या होता है, एक आधार होता है। वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, अगर वो अच्छी है तो वहाँ के बच्चे, वह देश बहुत तरक्की करेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मांसपेशियां एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं हम, अंगों की गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन-कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों में वार्तालाप आता है, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, कहानी सुनाना, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण, वाद विवाद, प्रतियोगिता। ये सभी चीजें किसमें आती हैं? मौखिक अभिव्यक्ति में आती हैं। याद रखिएगा आप लोग, चाहे हम भाषण दे रहे हैं, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को मुख के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति। मुख से बोल करके जो भी चीजें हम करते हैं वो सभी क्या, चाहे कहानी सुनाते हैं, चाहे भाषण देते हैं, चाहे वार्तालाप करते हैं, चाहे किसी को आत्मकथा सुनाते हैं, ये सभी चीजें क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। दोस्तों, उपचार और निदान मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है, सेकेंड सेमेस्टर में बताया है और थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि निदान क्या होता है, उपचार क्या होता है। किसी भी समस्या के बच्चा किस विषय में कमजोर है, आपने सिर्फ पता लगा लिया कि वो किस विषय में कमजोर है। जब आपको पता चल गया कि हाँ वो किस विषय में कमजोर है, तो ये क्या हो गया? निदान हो गया। आपने इतना पता लगाया कि कमजोर किस विषय में है। अब इसके बाद अब उसकी कमी को दूर कैसे करना है, उस विषय में कैसे क्या-क्या नवाचार आप करेंगे, किस प्रकार से उसे पढ़ाएंगे कि वो कमी दूर कर ले। जब आप उसका उपचार करेंगे यानी कि उस कमी को दूर करेंगे तो यह हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं। यानी कि बच्चे को आपने बता दिया है पहले से ही कि बच्चे को पहले तो आपने ऑब्जर्व किया, ढूंढा कि आखिर में कमजोरी कहाँ है, किस विषय में वो कमजोर है। और बच्चे को भी ये चीज पता होती है कि मैं किस विषय में कमजोर हूँ, कौन सा विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन टीचर अगर बच्चे को रेगुलर पढ़ा रहे तो उन्हें पता है कि बच्चा कौन से विषय में कमजोर है, क्या उसे कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से टीचर ने पहले तो पता लगा लिया समस्या का, जैसे ही पता लगाया समस्या के कारण का पता लगाया कि आखिर में किस विषय में कमजोर है, तो ये हो गया निदान। अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उनका विषय कमजोर है, उन्हें खुद जाके टीचर को ये बताना चाहिए कि हाँ ये विषय मेरा कमजोर है, यानी कि वह खुद ही अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को जब आपने निदान किया तो आपने क्या किया, बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा, कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है। अगर 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो गणित में कमजोर है तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठे बैठा करके उनको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, यानी कि उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी विषय में कमजोरी का पता लगाते हैं बच्चे की, तो वो निदान होता है। और जब उस कमजोरी को दूर करते हैं, चाहे ट्यूशन के माध्यम से, चाहे एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पढ़ा करके, तो वह क्या होता है, उपचार होता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? क्रियात्मक शोध का मतलब समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो देखिए इसका क्या महत्व है शिक्षा व्यवस्था में, स्कूल में क्या महत्व। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले
या कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके और शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो क्रियात्मक शोध की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमको इसके आंसर देखना है। तो देखिए जो प्रश्न होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अधिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम निबंधात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों को ही हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें आंसर काफी बड़े-बड़े लिखने होते हैं आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, यानी कि निबंधात्मक से छोटे होते हैं, कम शब्दों में लिखना होता है। अधिलघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये और कम शब्दों में आपको लिखना होता है। 1 लाइन से 1.5 लाइन के अंतर्गत आपको अधिलघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर दे देना होता है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको पता ही है, आपको 4 विकल्प मिलते हैं ABCD, उसमें से कोई एक आंसर सही होता है। तो इस तरीके से ये सब प्रश्नों के प्रकार हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहां के सर्वेक्षण की सहायता से करना चाहिए। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विधियों पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति विशेष रूप से उपयोगी रहती है। इस पद्धति के उपयोग के लिए शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है। यह नगर का एक मोहल्ला, गांव या कोई क्षेत्र हो सकता है। इसके पश्चात यह निर्णय करना होता है कि वहां किन-किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में जानकारी एकत्र की जानी है, यानी कि वहां की आर्थिक स्थिति, वहां के पर्यावरण की स्थिति, किसके बारे में हमें अध्ययन करना है, उस गांव के या उस क्षेत्र के। अध्ययन के पक्षों के अनुसार विद्यार्थियों को उतने समूहों में विभाजित करके प्रत्येक को संबंधित पक्ष की आवश्यक सूचना एकत्र करने का दायित्व दिया जाता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि वांछित सूचनाएं कैसे एकत्र की जाएंगी। समूहों द्वारा सूचनाएं एकत्र हो जाने के पश्चात उन्हें पूरे कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और यह सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार तालिकाएं, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, नमूने आदि तथा आवश्यकता सम्मिलित किया जाता है। शिक्षक यह कार्य योजना बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तथा प्रतिपादन निर्माण तक विद्यार्थियों के सहयोग से करता है। अब देखिए इसके बाद उदाहरण के लिए गांव के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवीय एवं आर्थिक तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 6 समूहों में बांटते हैं, यानी कि एक समूह भौतिक वातावरण का अध्ययन करेगा, एक सामाजिक, एक ऐतिहासिक, एक सांस्कृतिक, एक मानवीय और एक समूह आर्थिक तत्वों का अध्ययन करेगा उस गांव में जाकर के। प्रत्येक समूह को एक तत्व या एक पक्ष विषय में जानकारी एकत्र करने का दायित्व दे करके उन्हें यह स्पष्ट किया जाएगा कि पक्ष विशेष से संबंधित किन-किन सूचनाओं को एकत्र करना है और इसे वह कैसे एकत्र करेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक समूह अपना कार्य एक निर्धारित समय सीमा में समाप्त करता है और एकत्रित तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त विवरण तैयार करता है। इन विवरणों को कक्षा के सम्मुख सामूहिक रूप से प्रस्तुत करके उस पर विचार विमर्श किया जाता है और परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इन परिणामों का विवेचन कारण और प्रभाव के संदर्भ में करके तब अंतिम रूप से सर्वेक्षण के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके आधार पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाता है। इस पूरे कार्य में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, यानी कि शिक्षक जहां कहीं भी छात्रों को कोई प्रॉब्लम होती है सर्वेक्षण करने में तो वह उन्हें क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए। तो नवाचारों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट ऑफ इनोवेशन। तो देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की नूतन प्रवृत्तियों का महत्व एवं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना, परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली, इसके अलावा अनेक समस्याओं का समाधान,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए और ज्ञान का स्थायित्व, ये सभी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? शिक्षा को और आगे ले जाने के लिए, यानी कि जो शिक्षा है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए नवाचार बहुत जरूरी है प्रयोग करना। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34, क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। केवल क्या करना है आपको, इन चरणों के विषय में बताना है, 8 के 8। तो देखिए प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप क्या है? समस्या चयन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? समस्या को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है समस्या सीमांकन, यानी कि डेलिमिटिंग द प्रॉब्लम। चौथा स्टेप है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना करना, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। इसके बाद छठवां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, यानी कि डेवलपिंग डिजाइन एंड टूल्स फॉर एक्शन हाइपोथेसिस। इसके बाद सातवां स्टेप विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। आठवां है निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। तो ये 8वां स्टेप क्रियात्मक शोध के, ये जो 8वां स्टेप है, ये जो 8वां चरण है, इसे आपको जरूर याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए 8 के 8 स्टेप के बारे में ही एग्जाम में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों चलिए देखते हैं। सी.बी. गुड के अनुसार परीक्षण एक व्यापक शब्द है। यह शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। इसमें परीक्षाओं, प्रमुख तौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित रहती है। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताएं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण देखिए, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है, जबकि मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो मापन में हम सामान्य रूप से किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जबकि जो परीक्षण हो रहा है इसमें क्या कर रहे हैं, हम विषय में ज्ञान को भी अर्जित कर रहा है। फिर देखिए परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि मापन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। तीसरा है परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, जबकि मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। इसके बाद परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है, जबकि मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको मापन पढ़ाया है, परीक्षण पढ़ाया है क्लास में। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा शैक्षिक मूल्यांकन के, तो सभी को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 36 है सेमेस्टर पद्धति से क्या आशा है। सेमेस्टर पद्धति के विषय में तो आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सेमेस्टर पद्धति में क्या होता है, हर 6 माह में आप लोगों के एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके से 6 मंथ के अंदर ही आप लोग के एग्जाम भी हो जाते हैं, आप लोग के रिजल्ट भी आ जाते हैं और आप लोग अगले सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। तो सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 माह की सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। इस अवधि में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों को अधिगम करने में आसानी रहती है तथा 6 माह के बाद यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों में किस स्तर पर कमी है। इस पद्धति में सेमेस्टर का परीक्षा फल निकलने का इंतजार न करके तुरंत अगले सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोग का जैसे ही जो आप लोगों का 3rd सेमेस्टर है वो खत्म हो रहा होगा, तो आप लोग की 4th सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी बहुत सारे कॉलेजेस में। तो इस तरीके से जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है, कॉलेज में अगले सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। चाहे आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, अगले सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो नियमित रूप से छात्रों का किया जाता है। इसके अंतर्गत पुनर्बलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। जैसे कि छात्र प्रतिदिन गृह कार्य करके लाते हैं, उनकी जांच के समय बहुत अच्छा कार्य किया तथा अधिक अच्छा कर सकते हो एवं लेख पर ध्यान दें आदि वाक्य पुनर्बलन का कार्य करते हैं। यानी कि बच्चों को आप क्या करें, अगर बच्चा रेगुलर होमवर्क करके रोज लेके आ रहा है तो उसको आपको क्या करना है, और प्रोत्साहित करना है, बहुत अच्छा काम किया और भी अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से उसे क्या करना है, आपको और मोटिवेट करना है। वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत सभी छात्रों की पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। प्रायः
प्रपत्र पर लिखा होता है कि आपको अधिक प्रयत्न करना चाहिए, आप में अच्छा करने की और योग्यता है और आप प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं आदि। इस प्रकार के वाक्यों से छात्रों को पुनर्बल प्राप्त होता है एवं छात्र और अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि और अच्छा प्रदर्शन करते हैं कौन? छात्र। आगे की कक्षाओं में छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन उस पुनर्बलन के माध्यम से ही प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जो अच्छे परीक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है उनको करने का। दूसरा, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं, यानी कि आसानी से उन्हें हम कर सकते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, यानी कि उस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। और अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जो प्रार्थना स्थल की गतिविधियां होती हैं, यानी कि जहां पर बच्चे प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, वहां पर कौन कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। देखिए, परंपरागत ढंग से विद्यालय में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने से पूर्व ईश्वर प्रार्थना की जाती है या की जाती रही है, शुरू से आपको पता है, जिसमें केवल एक निश्चित पद्य का पाठ होता है। लेकिन अब नवाचार के रूप में प्रार्थना स्थल पर अग्रलिखित क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। पहले क्या होता था, केवल बच्चे प्रार्थना करते थे, स्कूल में आने से पहले प्रेयर करके फिर वो अपने अपने क्लास में चले जाते थे। लेकिन अब क्या क्या अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों की साफ सफाई की जांच करते हैं, उनके नेल्स चेक करते हैं कि नेल कटे हुए हैं कि नहीं, उनका जो ड्रेस है वो साफ सुथरा है या नहीं। इसके अलावा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करते हैं कि स्वच्छ रहना कितना जरूरी है, साफ सफाई रखना कितना जरूरी है, ये हम बच्चों को बताते हैं। इसके बाद देखिए, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सदवाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा, यानी कि जो महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें, हम उन बच्चों को बताएं कि बच्चे उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उस तरीके से बनाने की कोशिश करें। उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन, यानी कि उस दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी बच्चों को बताई जाए। जो न्यूज है, महत्वपूर्ण न्यूज, यानी कि करंट अफेयर्स भी बच्चों को पढ़ाए जाए, जीके बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। इसके बाद देखिए, प्रेरणाप्रद सूक्तियों का वाचन या श्रवण, ये भी करना, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बच्चों को बताई जाएं। और प्रेरणार्थक सूक्तियों का वाचन, जैसे कि पढ़ी लिखी नारी, घर घर की उजियारी, इस तरीके से हर दिन कोई ना कोई सूक्ति हम बच्चों को बताएं जिससे बच्चे प्रेरणा ले सके। इसके बाद देखिए, उस दिन के आयोजित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा। सभी भारतवर्ष के विद्यालयों में शिक्षण का प्रारंभ प्रार्थना सभा के साथ ही होता है। हमारे देश में ये कल्चर है। प्रार्थना सभा को वर्तमान समय में पूरा महत्व दिया जाता है। प्रार्थना सभा में अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है जो कि छात्रों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रार्थना स्थल की गतिविधियों को शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में रखा गया है। प्रार्थना स्थल पर जाने वाली गतिविधियों की शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में रखा गया है। प्रार्थना स्थल पर की जाने वाली गतिविधियां छात्रों के लिए प्रतिदिन नवीन ज्ञान एवं विकास का संदेश देती हैं। इसके बाद देखिए, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों से आशा है कि सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन तथा छात्रों को दिन की क्रियाओं के लिए तैयार करना, अर्थात प्रातःकालीन प्रार्थना द्वारा विद्यालय का वातावरण संतुलित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलित मूल्यांकन की तुलना। रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलित मूल्यांकन की तुलना में देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलित मूल्यांकन के भेद को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन में भेद अस्पष्ट है। शैक्षिक या शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं, आपको पता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सीखने वाले छात्र तथा अध्यापकों को प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक मिलता है। इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहें या सतत मूल्यांकन कहें, बात देखी होगी, जिससे छात्र अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं। इससे क्या होते हैं, बच्चे अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं, यानी कि जब उन्हें पता होता है कि पिछले मंथ में हमें 20 में से 15 मिले थे, तो वो बच्चा अगले मंथ में क्या कोशिश करेगा कि इसको 20 में से 18 नंबर मिले। इस तरीके से बच्चा और मेहनत करेगा। और अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं।
इसके विपरीत जब कोई अध्यापक एवं मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन षटमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है तो इसे आंकलित मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन अर्धवार्षिक होता है यानी कि हाफ ईयरली होता है और एनुअल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि आंकलित मूल्यांकन कहते हैं। आंकलित मूल्यांकन का उद्देश्य कक्षा के सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर भेद करके उन्हें उपयुक्त श्रेणी अथवा ग्रेड प्रदान करना है। यानी कि जब ग्रेड प्रदान करने की बात आती है उनकी उपलब्धि के आधार पर तो यहाँ पर आता है आंकलित मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन। अब इसके बाद देखिए रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होते हैं। जो रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं वो अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होते हैं, जबकि आंकलित मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होते हैं। जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछ करके छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तद अनुरूप अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। आंकलित मूल्यांकन में छात्रों को समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें अल्पकालिक निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि तुरंत अगर शिक्षक को लग रहा है कि इस विधि से पढ़ाने पर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा मेथड प्रयोग कर लेते हैं तुरंत का तुरंत। लेकिन जो समेटिव मूल्यांकन होता है ये पूरा बच्चों का जो मूल्यांकन होता है इसमें छात्रों का समग्र मूल्यांकन ले करके उन्हें हम क्या करते हैं अगली कक्षा में भेजते हैं। तो यह क्या है, एक दीर्घकालीन निर्णय होता है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंग यानी कि शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करने के साथ उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है। जबकि आंकलित मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता बल्कि उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के विषय में जानकारी होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, डेनियल स्टूफल बीम ने रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने रचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव स्टेज में निर्णय लेने के लिए आवश्यक बताया है, जबकि आंकलित मूल्यांकन को जवाबदेही के लिए मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। आंकलित मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम को की समाप्ति पर अर्थात पश्चो क्रियाशील होता है तथा यह जवाबदेही के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के गुण दोष और कमियों का पता लगाया जाता है। यानी कि बच्चे ने कितना विकास किया है, कहाँ पर कमी रह गई है, कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। यानी कि सत्र के बीच में ही ये सब चीजें होती हैं। रचनात्मक मूल्यांकन बहुत ही जल्दी यानी कि अल्पकालिक होता है, तो इसमें हम चाहे अपनी शिक्षण विधियों में चेंजेस लाएं या बच्चों को पढ़ाने के मेथड में चेंज लाएं, जिससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु को समझ पाए, भाषा को समझ पाए और बेहतर तरीके से बच्चे परफॉर्म कर पाए। जब आप अच्छे से उन्हें पढ़ाए रहेंगे, समझाए रहेंगे तो वही सब बातें बच्चे हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुण दोष और कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन कमियों को दूर करके शिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ्य योजना को और बेहतर एवं प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि जो कमियां होती हैं या गुण या दोष होते हैं पाठ्य योजना में किसी प्रकार से, उसको क्या करते हैं टीचर फिर से अच्छा करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाएं। आंकलित मूल्यांकन द्वारा प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में भेद किया जाता है, अर्थात उनकी योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर समूह में उनकी सापेक्षिक स्थिति निश्चित की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा आप लोगों ने 2019 का जो पेपर था उसे पूरा सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन के सभी जितने क्लासेस मैंने लिए हैं सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा की भी सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार करता रहेगा। साइंस विषय भी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया मैंने। संस्कृत की क्लास रेगुलर आप लोगों को मिल रही है और हिंदी विषय भी पूरा पढ़ा के खत्म किया जा चुका है। तो आप सभी विषयों को देखिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार करता रहेगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम लगातार मोटिवेट रहें और आप लोग के लिए वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।